चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और ये न्यूमेरिकल साम स्थिरांक के डिटर्मिनेशन से संबंधित है। एक क्वेश्चन हमारे साथ है 25 डिग्री सी पर निम्नलिखित सेल का मानक विद्युत वाहक बल 1.71 वोल्ट है और यह एक रिएक्शन दी है Zn से Zn2 प्लस ये एनोड है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस ये कैथोड है। Zn आयन की सांद्रता दी गई है जो कि एनोड पर है 0.01 m। कैथोड पर दो प्रकार के आयन हैं, Fe ट्रिपल प्लस और Fe डबल प्लस। Fe ट्रिपल प्लस आयन की सांद्रता ये दी गई है, Fe डबल प्लस की सांद्रता ये दी गई है। हालांकि इन सांद्रताओं का इस प्रश्न में कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिए गए। तो चलिए, सबसे पहले ये जो रिएक्शन दी गई है हमें, ये रिएक्शन देख रहे हैं साम्य पर दी गई है। साम्य पर हम दो तीन बातें ध्यान रखते हैं कि साम्य पर किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो शून्य होता है। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं नोट करके कि साम्य पर किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल 0 यानी शून्य होता है। यह बात ध्यान रखेंगे। और ये साम्य स्थिरांक जो है, साम्य स्थिरांक जो है केसी होता है, केसी को ज्ञात करते हैं। तो रिएक्शन अपन को दी गई है, यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे आंसर इसको कि ये जो रिएक्शन दी गई है Zn प्लस टू Fe3 प्लस रिवर्सिबल Zn2 प्लस टू Fe ट्रिपल प्लस, ये जो रिएक्शन दी गई है ये साम्यावस्था पर सेल के अंदर होने वाली अभिक्रिया है। सेल के अंदर होने वाली अभिक्रिया Zn से Zn डबल प्लस हो रहा है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस हो रहा है, Zn टू Fe3 प्लस Zn2 प्लस प्लस टू Fe2 प्लस। तो बेटे ये जो रिएक्शन है ये उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है और साम्य स्थिरांक जो है साम्यावस्था पर होता है। किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर साम्य स्थिरांक की गणना करते हैं। परिवर्तन हो रहा है तो हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन बेटे एनोड पर हो रही है, एनोड पर। दूसरी रिएक्शन जो आप देख रहे हैं Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Fe डबल प्लस। चाहे तो इसको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं, ये रिएक्शन कैथोड पर हो रही है, ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन, ये कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है। ठीक है, आप यहां देखेंगे यहां n की वैल्यू 2 होगी। अगर यहां 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दें और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये वैल्यू जो है n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, n की वैल्यू 2 होती है। ये अपनी बाद में हम लोग प्रश्न में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखें कि ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल अभिक्रिया है, इस पे साम्यावस्था पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा दें। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम साम्य स्थिरांक Kc को प्रदर्शित करता है। Kc Zn2 प्लस Fe2 प्लस का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन Zn इंटू Fe3 प्लस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये Kc बराबर ये हो गया है, ये लोग ऊपर रहेंगे, ये लोग नीचे रहेंगे, क्योंकि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में होता है प्रोडक्ट्स ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या आयन है वो पावर के रूप में आ जाते हैं। तो आप देखें कि Zn 1 है, ये रिएक्टेंट है नीचे है,
ये लोग प्रोडक्ट हैं, ऊपर है Zn2 प्लस ऊपर है, Fe2 प्लस ऊपर है और उसकी पावर है Zn नीचे है, Fe3 प्लस और स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको चेंज कर दें थोड़ा सा तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं 1/Kc इज इक्वल टू, ये नीचे की चीज ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर की चीज नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा भाई, Zn इंटू Fe3 प्लस का स्क्वायर अपॉन Zn2 प्लस इंटू Fe2 प्लस का स्क्वायर। ये जो वैल्यू आ गई है ये 1/Kc की वैल्यू है, 1/Kc की वैल्यू है। ठीक है, इसको हम लोग दे दें इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं, तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने की इक्वेशन लगाएंगे, E सेल बराबर E नॉट सेल प्लस 0.0591/n log 10 कैथोड अपॉन एनोड। कैथोड पर ऑक्सीकृत स्वरूप क्या है और अपचेत स्वरूप क्या है वो लिखना है। हम लोग पहले जान चुके हैं कि साम्य पर ई सेल की वैल्यू 0 होती है, 0 रख दिया। मानक विद्युत वाहक बल दिया गया, देखो मानक विद्युत वाहक बल 1.71 वोल्ट दिया गया, वो यहां पुट करेंगे 1.71 प्लस 0.0591/n की वैल्यू 2 log 10 ऑक्स ओब्लिक रेड अपॉन ऑक्स ओब्लिक रेड। ठीक है, ये ऑक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीकृत स्वरूप की सांद्रता, और रेड का मतलब अपचेत स्वरूप की सांद्रता। ऊपर जैसा कि हम लोग जानते हैं कैथोड के लिए लिखना होगा, और नीचे जो ऑक्स अपॉन रेड है वो एनोड की स्थिति में है। अब कैथोड कौन है, एनोड कौन है, ये ध्यान रखना है। तो 1.71 और 2 से इसको भाग दे देंगे, 0.0295 हो जाएगा log 10। log 10 लिख दिया है तो log 10 है, नहीं भी लिखा है तो भी log 10 है। ठीक है, ऑक्सीकृत स्वरूप देखो ऊपर कैथोड के लिए ऑक्सीकृत स्वरूप कौन है, कैथोड के लिए ऑक्सीकृत स्वरूप है Fe3 प्लस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। Fe3 प्लस का स्क्वायर क्यों हो जाएगा, देखो 2 लिखा है इसलिए। कैथोड पर अपचेत स्वरूप क्या है, Fe डबल प्लस, और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद एनोड पर ऑक्स अपॉन रेड हो जाएगा। एनोड पर ऑक्सीकृत स्वरूप कौन है, एनोड है ये, ऑक्सीकृत स्वरूप है Zn2 प्लस, और अपचेत स्वरूप है, अपचेत स्वरूप है Zn। एनोड पर ऑक्सीकृत स्वरूप, अपचेत स्वरूप, कैथोड पर ऑक्सीकृत स्वरूप, अपचेत स्वरूप, ये आ गया। ठीक है, अब बेटे क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि जानते हैं कैलकुलेशन में फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये फर्स्ट चीज है और ये फोर्थ है, 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1.71 प्लस 0.0295 log 10, ये हो जाएगा Zn इंटू Fe3 प्लस का स्क्वायर अपॉन Zn डबल प्लस इंटू Fe2 प्लस का स्क्वायर। पहले और चौथे का गुणा हुआ, देखो पहला कौन है, Fe3 प्लस का स्क्वायर, और चौथा कौन है, जिंक, ये आ गया। दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लीकेशन हो गया, दूसरा कौन है, Fe2 प्लस का स्क्वायर, ये दूसरा, तीसरा कौन है, Zn2 प्लस। आप Zn2 प्लस ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं।
इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में Zn है Fe3 प्लस का स्क्वायर है, Zn है Fe3 प्लस का स्क्वायर है, नीचे Zn2 प्लस है, Zn2 प्लस है, Fe2 प्लस का स्क्वायर है, Fe2 प्लस का स्क्वायर है। मतलब इक्वेशन 2 में जो ये वाला पोर्शन है इक्वेशन 1 के इस वाले पोर्शन के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.71 प्लस 0.0295 log 10 केसी हो जाएगा। इस पूरे का मतलब ये है और इसका मतलब 1/KC है। ठीक है, अब बेटे इसको फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर ये आप लोग देख रहे हो 0 चल रहा है क्योंकि ई सेल की वैल्यू क्या है 0। अब 1.71 को ट्रांसफर करके इस तरफ लाएंगे तो ये जो 1.71 है 1.71 है, ठीक है, इसको ट्रांसफर करके इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, -1.71 बराबर हो जाएगा 0.0295 0.0295 log 10 KC। ये log 10 KC लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है -log KC, -log KC होता है इसका मतलब। भाई देखो 1.71 है, 1.71 को हम इधर लाए, नेगेटिव हो गया, 0.0295 है, log 10 1/KC है, तो 1/KC को हम लोग लिख सकते हैं -log KC। ठीक है, अब ये चीज जो मल्टीप्लीकेशन में वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो -1.71 अपॉन 0.0295 बराबर -log KC हो जाएगा। log 10 है तो log 10 है, नहीं लिखा इसलिए भी log 10 है, समझ लीजिए log 10 मतलब log 10 है। चलो मैं लिख भी देता हूं log 10 KC। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है माइनस में है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1.71 अपॉन 0.0295 बराबर log 10 KC और log 10 KC बराबर हो जाएगा, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, करेंगे तो आ जाएगा आंसर 57.9661। ये log 10 KC की वैल्यू है, लेकिन हमें तो KC निकालना है, तो KC निकालना है तो इसका ले देंगे एंटी लॉग, तो KC बराबर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 57.9661। इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो इसका एंटी लॉग लेने पर KC की वैल्यू आ जाएगी 10⁻57, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 0.9661, वैसे तो एंटीलॉग के मान से आप लोग टेबल से देख करके आप ये मान कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी हम बाद में आपको बता देंगे कि कैसे एंटीलॉग ले सकते हैं और लगभग आंसर निकाल सकते हैं। तो बेटे ये जो आगे के डेसिमल पॉइंट से पहले के नंबर है वो पावर के रूप में आ जाते हैं कैलकुलेशन करने पर, और ये 9661 ये लगभग जो है लॉग 9 का मान होता है, तो आंसर आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻57, ये KC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग समझ लें, फिर हम आपको बता देंगे कि एंटीलॉग 57.9661 का मतलब KC की वैल्यू 9 × 10⁻57 कैसे होता है, ये भी हम बाद में बता रहे हैं आपको। एक बार इसको समझ लें कि देखो, अगर साम्यावस्था पर किसी उत्क्रमणीय सेल की बात चल रही है और वो सेल साम्यावस्था पर है, तो वो साम्य स्थिरांक का जिक्र करना है, ये साम्य स्थिरांक की कैलकुलेशन करना है, ये साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, साम्य पर होनी चाहिए, साम्य पर ई सेल की वैल्यू 0 होती है, Zn प्लस ये इक्वेशन दी गई है,
कि किसी सेल में ये रिएक्शन हो रही है और ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। एनोड पर क्या हो रहा है, Zn इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पर क्या है कि भाई Fe पर ट्रिपल प्लस चार्ज है, डबल प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है। मतलब आपने एनोड पर होने वाली रिएक्शन और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन दोनों देख ली। यहां से आप लोग n का डिसीजन ले सकते कि n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। अब बेटे केसी के इक्वेशन इसके लिए बनाएंगे। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट्स को नीचे लिखा जाता है, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या जो भी आयन है वो पावर के रूप में आ जाते हैं। Fe2+ है ना, तो 2+ का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पावर 2 हो जाएगा। 2Fe3+ है तो Fe3+ का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और जिसके लिए आगे कोई नंबर नहीं लगा है वो सीधे सीधे, जैसे Zn2+ सीधा है वो, तो ये लोग प्रोडक्ट हैं ऊपर आ जाएंगे, रिएक्टेंट्स नीचे आ जाएंगे, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये नंबर ऑफ आयंस है वो उसकी पावर के रूप में चढ़ जाएगा। ये हो गया। अब इस केसी को हमने बदल दिया, 1/Kc कर दिया। क्या कर दिया, 1/Kc। 1/Kc बराबर होता Zn Fe3+ का स्क्वायर। क्यों, कैसे कर दिया, 1/Kc करेंगे तो जो नीचे की चीज है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर की चीज नीचे आ जाएगी। ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 0.0591/n log 10 कैथोड अपॉन एनोड। ये नर्नेस्ट इक्वेशन है किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए। चूंकि हमें केसी का मान ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, केसी का मान। तो केसी का मान ज्ञात करने के लिए आपको ई सेल, जिसे हम लोग पहले ही बता चुके, सामने पर ई सेल की वैल्यू 0 होती है। ई नॉट सेल ये सेल का मानक विद्युत वाहक बल है जो कि पहले से दिया गया है। ठीक है, 0.0591/n log 10 कैथोड अपॉन एनोड। कैथोड को ऊपर रखते हैं, एनोड को नीचे रखें। ठीक है, ई सेल की वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि साम्य अवस्था पर ई सेल बराबर 0 होता है। मानक विद्युत वाहक बल सेल का दिया गया, मानक विद्युत वाहक बल 1.71 वोल्ट दिया गया। इसको 2 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा। ये 2 क्यों, n की वैल्यू 2 हम पहले से पता कर चुके हैं, इसलिए n की वैल्यू 2 रख दी। 2 से log 10 ऑक्स अपॉन रेड, ऑक्स अपॉन रेड। ये ऊपर वाला जो ऑक्स अपॉन रेड है वो कैथोड पर स्थिति है, और नीचे वाला ऑक्स अपॉन रेड वो जो है एनोड की स्थिति है। कैथोड पर ऑक्सीकृत रूप, अपचेत रूप, Fe3+, Fe++। दोनों का स्क्वायर क्यों करना पड़ा, दोनों का स्क्वायर इसलिए करना पड़ा क्योंकि रिएक्शन में 2 है। ठीक है, और एनोड पर कौन है, Zn++ और Zn और Zn। ठीक है, तो ये हो गया पहले और चौथे का गुणाकार। चौथा कौन है, जिंक इंटू Fe3++ का स्क्वायर, ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये आ गया, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया तो ये आ गया। अब समीकरण 2 नाम इसको दे दिया। समीकरण 2 का ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा देखें, और समीकरण 1 का ये वाला हिस्सा देखें, बिल्कुल सेम है। ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, आप देखें। ठीक है, ये चीज और ये चीज एकदम सेम है, तो इस चीज को हटा करके ये रख सकते हैं, इसको हटा करके ये रख सकते हैं। सीधा हमने इसको रिप्लेस कर दिया, 1/Kc कर दिया। 0 = 1.71 प्लस 0.0295 log 10 1/Kc हो जाएगा। ठीक है, 1/Kc हो जाएगा। अब बेटे इसको सॉल्व करेंगे, ये 1.71 है, आप इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो वो जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये log 10 1/Kc, इसको सीधे हम लोग लिख सकते हैं माइनस log Kc। इसको हल करेंगे लॉग में तो माइनस log Kc हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 1.71 को 0.0295 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आएगा। log 10 Kc बराबर हो गया इतना, log 10 Kc बराबर 57.9661। और ये Kc निकालना अपन को, log को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। Kc बराबर एंटी लॉग ऑफ 57.9661। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 57.9661 को अगर हम
एंटी लॉग लेंगे तो आएगा 9 गुणा 10 की घात लगभग 57। ठीक है, ये हमने जो मान लिखा है ये बिना लॉग टेबल की सहायता लिए लिखा हुआ है। अगर लॉग टेबल की मदद लेते हैं तो हम लोग और ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकाल देते हैं। वैसे एक्यूरेट आंसर 9.25 इंटू 10⁻57 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग और एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब यह बात आती है कि ये कैसे आया, तो उसके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि 57.9661 को कैसे हमने सॉल्व किया। उसके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे लॉग की कुछ प्रॉपर्टी। लॉग ए इंटू बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, लॉग ए अपॉन बी बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तीसरा, लॉग एम की पावर एन बराबर होता है एन लॉग एम। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हुआ है लॉग 2 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 3 लॉग 2। चलिए, तो ये लॉग के कुछ बेसिक सिद्धांत हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं लॉग को कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो ये लॉग की वैल्यू हो गई। अब जैसे देखा जाए तो लॉग 10 की वैल्यू हम लोगों को याद रखनी चाहिए। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, इसी प्रकार से लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, लॉग 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, लॉग 4 की वैल्यू लॉग 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 लॉग 2 हो जाएगा, और लॉग 2 की वैल्यू जानते हैं ना 0.3010 होती है, तो इसका गुणा कर देंगे 0.6020 हो जाएगा। ये लॉग 4 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग लॉग के और सारे मान याद कर सकते हैं। हम लोगों को प्रॉपर्टीज पता चल रही है, लॉग 3 की वैल्यू, लॉग 4 की वैल्यू, लॉग 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लॉग 5 का मान निकाल सकते हैं। लॉग 5 बराबर क्या हो जाएगा लॉग 10/2, लॉग 10/2 का मतलब लॉग 10 माइनस लॉग 2। लॉग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, और लॉग 2 का मान कितना होता है 0.3010। लॉग 2 का मान ये होता है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से ये log 5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये log 5 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी प्रकार से log 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 गुणा 3 करके। log 7 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, log 8 की वैल्यू निकाल लेंगे, log 9 की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल लेंगे। log 9 की वैल्यू, चलिए आप इसी प्रकार से देखेंगे log 8 की वैल्यू 0.9030 और log 9 की वैल्यू 0.9542। ठीक है, ये log की वैल्यू है, आप कैलकुलेट कर लेंगे इसी प्रकार से जैसा कि हमने समझाया, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमको दिया गया था कि एंटी लॉग निकालना है 57.9661 का, तो एंटी लॉग कैसे निकालेंगे? एंटी लॉग ऑफ 57.9661, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंटी लॉग 57 प्लस 9661। इसको इससे ऐसे लिखा जा सकता है। जो ये 57 लिखा हुआ है ये एंटी लॉग, ये जो 57 लिखा है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 57 log 10 प्लस 9661 एंटी लॉग। अब ये लॉग यहां हो गया, तो लॉग में अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू 9661, ये नियर अबाउट किसके इक्वल आता है 9542। ये लगभग log 9 की वैल्यू है, log 9 की वैल्यू इतनी है। तो बेटा 57 का मतलब 57 log 10 होता है, और इतने का मतलब ये log 9 की वैल्यू है, लगभग log 9 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, log 10 raised to power 57 प्लस log 9। अब आप कहेंगे ये कैसे लिख दिया भाई, ये ऐसे लिख दिया कि आप देखें ये प्रॉपर्टीज है, log m की पावर n होती है तो n आगे आ जाता है, log m पीछे, ठीक है, log m और जो पावर है वो आगे आ जाती है। ऐसे जो पावर है वो आगे है और log 10 है तो ये 10 की पावर 57 हो जाएगा। जैसे अगर इसको हम पलट के सॉल्व करेंगे तो log m की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, log m की पावर n हो जाएगी। ऐसे ये log 10 की पावर 57 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं नियर अबाउट लगभग log 9 की वैल्यू है। अब एग्जैक्ट निकालेंगे तो 9.25 आएगा, लेकिन लगभग 9 की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो एंटी लॉग 9 इंटू 10⁻57 ये हो गया, ठीक है। अब बेटा ये एंटी लॉग है और ये लॉग है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो केसी की वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, केसी की वैल्यू निकाल रहे थे, तो केसी का एंटी लॉग निकालेंगे तो कितना आएगा, 9.0 गुणा 10 की घात लगभग 57। ये नियर अबाउट मान आ जाएगा। अगर हमको लॉग की ये सारी वैल्यू पता है तो हम लोग इस तरीके से एंटी लॉग को कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत में हमने पैसे सीधे तौर पे बता दिया था कि एंटी लॉग ऑफ 57.9661 का मतलब ये पावर बन जाएगा 10⁻57 हो जाएगा, 0.9661 ये लगभग 9 log 9 की वैल्यू होती है, तो 9 इंटू 10⁻57 हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग लॉग को हल्का सा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देख लें कैसे निकाला एंटी लॉग। ये एंटी लॉग 57.9661 है, 57 अलग कर दिया, 9661 को अलग कर दिया, प्लस करके लिख दिया, एक ही बात, चाहे ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें, एक ही बात, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 57 log 10, और ये वैल्यू जो है log 9 की है, लिख दिया, ठीक है। एंटी log 10 57 प्लस log 9, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो ये log a प्लस log b है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो ये a प्लस log b है ना, तो log a प्लस log b है, तो ये आपस में कैसा आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन, log a इंटू बी हो जाएगा। तो log a इंटू बी या b इंटू a का है, एक ही बात है, ठीक है। अब log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा, केसी की वैल्यू आ जाएगी 9.0 इंटू 10⁻57। ये लगभग वैल्यू आ गई किसकी, केसी की, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एंटी लॉग भी पता कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एक 26 नंबर पे एक बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। Zn डबल प्लस ये एनोड है, Cu डबल प्लस टू Cu ये कैथोड है के लिए 25 डिग्री C पर मानक विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट है। अभिक्रिया Zn प्लस Cu डबल प्लस गिव्स Cu प्लस Zn डबल प्लस के लिए साम्य स्थिरांक यानी Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Kc की वैल्यू निकालें। तो हम लोग जानते हैं कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और साम्यावस्था पर है, तो साम्य पर डेल्टा G का मान 0 होता है, इसलिए साम्य पर E सेल का मान भी 0 होगा। E सेल मतलब सेल का विद्युत वाहक बल, E सेल बराबर 0। अब हम लोग देखेंगे एनोड पर क्या रिएक्शन होती है। एनोड पर रिएक्शन, एनोड ये है, एनोड पर Zn डबल प्लस में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। Zn का Zn डबल प्लस में चेंज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्लियर। चलिए अच्छा, यहां बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। कैथोड पर Cu 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिडक्शन हो रहा है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हाफ रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन का जाना ऑक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन का आना अपचयन है। तो यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सो ऑक्सीकरण है यानी ऑक्सीडेशन,
और यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, इसलिए अपचयन है यानी रिडक्शन है। ठीक, अगर हम यहां n की वैल्यू निकालें तो n की वैल्यू आएगी 2। अब आपके मन में प्रश्न होगा ये n क्या है, तो n के बारे में हम लोग बताएंगे ऑक्सीकरण या अपचयन की प्रक्रिया में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो क्या है 2। ये हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। अभी अपने पास रिएक्शन सामने है। रिएक्शन क्या है, अब अपन लोग देखेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से और केसी का व्यंजक स्थापित करेंगे। तो केसी का व्यंजक लिखेंगे, केसी बराबर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में है प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, और जो आयंस की नंबर है या अणुओं की संख्या वो पावर के रूप में, चूंकि वो अभी है नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो केसी बराबर हो जाएगा, ये लोग ऊपर रहेंगे, प्रोडक्ट की भूमिका में है, ये लोग नीचे रहेंगे, ये केसी की वैल्यू हो गई। साम्य स्थिरांक का व्यंजक आ गया ये, ठीक है। केसी की वैल्यू Cu Zn डबल प्लस अपॉन Zn Cu डबल प्लस। ये लोग प्रोडक्ट की हैसियत रखते हैं सो ऊपर, ये लोग रिएक्टेंट की हैसियत रखते हैं नीचे। अभी हमने बताया प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे रखा जाता है। ये लोग प्रोडक्ट हैं ऊपर रखे गए हैं, ये लोग रिएक्टेंट्स हैं वो नीचे रखे गए हैं, ठीक है। ये केसी की वैल्यू हो गई। अब अगर हम इसको चेंज कर दें 1 अपॉन केसी कर दें, तब क्या हो जाएगा, नीचे की चीज ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर की चीज नीचे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा Zn इंटू Cu डबल प्लस अपॉन Cu इंटू Zn डबल प्लस, ठीक है। इसको हम लोग दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपने 1 अपॉन केसी की वैल्यू निकाल ली, जिंक Cu डबल प्लस अपॉन कॉपर Zn डबल प्लस, ठीक है। ये 1 अपॉन केसी की वैल्यू आ गई। अब बेटे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए नर्नेस्ट ने जो इक्वेशन दी है वो क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591 अपॉन n log 10 ऑक्स अपॉन रेड। और ये जो ऑक्स अपॉन रेड लिखा जा रहा है, ये ऊपर कैथोड चलता है, ऊपर कैथोड चलता है और नीचे क्या चलेगा, एनोड, ठीक है। ई सेल की वैल्यू चूंकि हम पहले ही तय कर चुके हैं कि साम्य अवस्था है, साम्य पर ई सेल की वैल्यू 0 रखनी है, रखेंगे। ई नोट सेल की वैल्यू दिया गया है 1.10, ये रख देंगे यहां पर 1.10 प्लस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू देखो भाई अभी हम ज्ञात कर चुके हैं, तो एन की वैल्यू 2 रख देंगे, log 10 ऑक्स ऑब्लिक रेड अपॉन ऑक्स ऑब्लिक रेड, ठीक है। ये ऑक्स क्या है, कैथोड पर ऑक्सीकृत स्वरूप क्या है, अपचयित स्वरूप क्या है। ये वाला ऑक्स क्या है, एनोड पर ऑक्सीकृत स्वरूप, अपचयित स्वरूप। क्लियर, बराबर 1.10 प्लस 2 से भाग दे दें 0.0295 लॉग एनोड। कैथोड पर ऑक्स क्या है, कैथोड पर ऑक्सीकृत स्वरूप क्या है, Cu डबल प्लस अपचयित स्वरूप क्या है, Cu। एनोड पर ऑक्सीकृत स्वरूप क्या है, Zn डबल प्लस, अपचयित स्वरूप क्या है, Zn। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा पहले और चौथे का गुणा कर देंगे, दूसरे और तीसरे का गुणा कर देंगे, तो कैलकुलेशन क्या आ जाएगी भाई, 1.10 प्लस 0.0295 log 10, पहले चौथे का गुणा कर देंगे इसका Zn इंटू Cu 2 प्लस अपॉन Cu इंटू Zn 2 प्लस। पहला और चौथे का गुणा कर दिया, पहला और चौथे, पहला चौथे का गुणा कर दिया, दूसरा तीसरे का गुणा कर दिया, दूसरा तीसरे का गुणा कर दिया, इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 की ये वैल्यू के इक्वल है। देखो Zn है कॉपर डबल प्लस Cu और यहां Zn डबल प्लस और यहां भी Zn,
तो हम लोग लिख सकते हैं 1.10 प्लस 0.0295 log 10 1/kc। ये पूरा पोर्शन इसके इक्वल है और ये इक्वल है 1/kc की, तो हम लोग डायरेक्ट 1/kc लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1.10 को ट्रांसफर करके इस तरह लाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। 1.10 बराबर 0.0295 log 10 kc को हम लोग लिख सकते हैं माइनस log 10 kc, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। log 10 kc है तो log 1 माइनस log kc हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होगा तो सीधा बचेगा माइनस log 10 kc। ठीक है, अब इसको इसके अपॉन में लाएंगे, माइनस 1.10 अपॉन 0.0295 इज इक्वल टू माइनस log 10 kc। kc क्या है? साम स्थिरांक है। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे 1.10 अपॉन 0.0295 डिवाइड करेंगे और log 10 kc, तो log 10 kc बराबर हो जाए 37.2881। log 10 kc की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब log को उस तरफ ले जाएंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, kc बराबर एंटी लॉग ऑफ 37.2881। ठीक है, अब इस 37 का ये एंटी लॉग ले लेंगे 37.2881 का, तो सीधा आंसर आ जाएगा 10⁻37। आंसर आ जाएगा, ये पावर बन जाएगा 10⁻37 और ये जो 0.2881 है ये लगभग log 2 की वैल्यू है। log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है ना, ये लगभग 2 की वैल्यू है, तो ये आंसर आ जाएगा 2.0 kc इज इक्वल टू एंटी लॉग log 2 इंटू 10⁻37 आ जाएगा। log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और kc इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻37 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको और ज्यादा एक्यूरेट आंसर चाहते हैं तो हमें एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। एक्यूरेट आंसर आएगा 1.98 समथिंग इंटू 10⁻37। तो बेटे ये जो है केसी का साम्य स्थिरांक का मान आ गया। एक बार फिर समझ लें इसको। देखो, साम्य अवस्था पर एक इक्वेशन दी गई है और ई सेल की वैल्यू 0 होती है। एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही, Zn का Zn डबल प्लस में चेंज हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बनाएगा। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। आप ओवरऑल दोनों रिएक्शन को देखेंगे तो N की वैल्यू निकाल पाएंगे। N की वैल्यू आ जाएगी 2। N क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की हाफ इक्वेशन में लगने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N बराबर 2 आ जाएगा। Kc बराबर, Kc की वैल्यू निकालेंगे। ये जो इक्वेशन दिया गया है इसके लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखेंगे। प्रोडक्ट्स ऊपर लिखे जाएंगे, रिएक्टेंट नीचे लिखे जाएंगे। हमने कॉपर ऊपर लिखा, Zn डबल प्लस ऊपर लिखा, इन दोनों को नीचे लिखेंगे। और जो आयंस है उनको एक्टिव मास के रूप में लिखा जाता है, जो मेटल्स हैं वो सीधे लिख दी जाती हैं। ठीक है, 1/Kc बराबर, अब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे की चीज ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर की चीज नीचे आ जाएगी। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इधर ई सेल बराबर इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591/n log 10 कैथोड अपॉन एनोड। इसको सॉल्व करेंगे, ई सेल की वैल्यू 0, 1.10 और इससे 2 से डिवाइड कर देंगे, log 10 ऑक्स अपॉन रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बेटे सॉल्व करेंगे। फिर आप देख रहे हैं 1.10, इसको दूसरे भाग दे देंगे और ये मान रख दिया। ऑक्स अपॉन रेड ये कैथोड की स्थिति है, ये ऑक्स अपॉन रेड एनोड की स्थिति है। कैथोड पर आयन कौन है और अपचयित पदार्थ कौन है, ऑक्सीकृत अवस्था कौन है, अपचयित अवस्था क्या है, लिख देंगे। पहले और चौथे का गुणा कर देंगे, पहले चौथे का गुणा हो गया। दूसरे तीसरे का गुणा कर देंगे, दूसरे तीसरे का गुणा हो जाएगा। 1.10 प्लस 0.0295 log 10 1/Kc हो जाएगा। अब
इसको 1.10 को ट्रांसफर करके इस तरफ लाएंगे 0.0295 माइनस log 10 KC। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन में वो नीचे आ जाएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, 1.10 अपॉन 0.0295 log 10 KC हो जाएगा। अब आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो जैसे इससे इसको डिवाइड करेंगे 37.2881। ठीक है, log 10 KC बराबर 37.2881 और log इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा, KC बराबर एंटी लॉग ऑफ 37.2881। अब ये 37 है, अभी हमने बताया था एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, आप पीछे वीडियो में जाइए देखिए। तो ये 37 ओवरऑल क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, 10⁻37 हो जाएगा। और ये 0.2881 देख लेंगे, नियर अबाउट log 2 की वैल्यू होती है, सो हम लोग लिख देंगे log 2 इंटू 10⁻37। लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो केसी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻37। इस प्रकार से हम लोग साम्य स्थिरांक की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमको लॉग टेबल दिया गया है या एंटी लॉग के मान दिए गए हैं तो हम उसका प्रयोग करके और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।